आज की डेट में हम महीने के 12 से 15 लाख रुपए कमाते हैं। भाई अलग ही धौंस है भाई, तगड़ा तगड़ा भाई। हम चुन्नी पहन के विग लगा के खुद ही लड़कियां बन जाते थे क्योंकि फीमेल मॉडल्स पैसे मांगती थी। क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है यूट्यूब? तो एक ऐसा टाइम आ गया था, हम तीनों ने डिसाइड किया कि अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम गांधी है। मैं और मेरे बचपन के दोस्त दीपक चौहान और पीयूष गुर्जर मिलकर एक चैनल चलाते हैं जिसका नाम है रियल हिट, जो कि आज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड पॉडकास्ट चैनल है। हमारे शो पे गेस्ट्स लाइक हनी सिंह, परमीश वर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, हर्ष बेनीवाल, एल्विश यादव जैसे एस्टीम गेस्ट आकर हमारे साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं। इन 8 सालों की जर्नी में हमने 0 से 4.15 मिलियन का एक चैनल खड़ा करा, और यही नहीं, हमारे 6 और चैनल है और अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। ये जर्नी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की नहीं, ये जर्नी 3 दोस्तों की है। शुरुआत हुई 3 दोस्तों से जो तीसरी क्लास से साथ हैं। हमारी क्लासेस बदली, हमारे स्कूल्स बदले, हमारे कॉलेज बदले, पर जो चीज़ नहीं बदली वो थी हमारी दोस्ती। हुआ ये कि एक दिन दीपक का मेरे पास कॉल आता है। वो नया नया दौर था कि इंटरनेट का एक्सेस हम सबको मिलने लगा था। फेसबुक और ऑरकुट के ज़माने में हमने बाहर के इन्फ्लुएंसर्स की कुछ वीडियोस देखी कि वो लोग कुछ कॉमेडी के छोटे 30 सेकंड की वीडियोस बना के बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो दीपक के मन में ये थॉट आया कि यार, अगर वो लोग ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे ही रैंडमली हम लोग ने डिस्कस करना शुरू करा। अब आइडियाज़ तो डिस्कस हो गए, अब उसे शूट कैसे करें? शूट करने के लिए इक्विपमेंट्स कहाँ से लाएं, कैसे शूट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो रैंडमली हम इतने क्रेजी हो गए शूट करने के लिए कि हमने लैपटॉप के वेब कैमरा से पहली वीडियो अपनी शूट करी, एंगल्स लेकर। जितनी नॉलेज हमें थी, जितना देखा था, जितना सीखा था, सब करके हमने लैपटॉप के कैमरा से एक वीडियो शूट करी, उसे एडिट करा। दीपक को थोड़ी बहुत एडिटिंग की नॉलेज थी क्योंकि जैसे मैंने बताया, उसको ये कीड़ा सबसे पहले आया था, तो वो ये 2-4 चीज़ें ट्राई कर चुका था। तो उसने एडिट करी और हमें एक 30 सेकंड की फाइनल वीडियो हमारी आंखों के सामने आई। हमें लगा कि ये ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। तो हमने फिर नई बात थी, दीपक ने बहुत टाइम बाद iPhone 6 लिया। तो हमें लगा चलो, कैमरा तो हमें मिल गया, अब हमें शूट करना चाहिए अच्छे से। हमने शूट करना चालू करा। हमने 10 रिलेटेबल वीडियोस बनाई। उसके बहुत ही फ्रेंडली और डेली रूटीन वाले कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे मॉम डैड के साथ बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, दोस्तों के साथ कैसे करते हैं, डैड के कॉल को कैसे रिसीव करते हैं, मॉम के कॉल को कैसे रिसीव करते हैं। ऐसे रिलेटेबल आइडियाज़ हमने शूट करे और वो 10 वीडियोज़ हमने रैंडम लोगों को जा के दिखाई कि कैसी लग रही है। स्टार्टिंग में हमारा बहुत मजाक उड़ा और हमारे प्लान की धज्जियां उड़ गई कि करें तो करें क्या। तो सबसे पहले तो वो हंसे कि ये एक्टिंग क्या है, कोई डायलॉग नहीं, कोई कैमरा एंगल नहीं, लाइट तुम्हारे मुंह पे, गोरे लग रहे हो, कभी काले लग रहे हो, शुरू तुमने शाम में करा, होते होते रात हो गई, ये चल क्या रहा है? तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में। बट हाँ, हम शुरू से थोड़े फनी रहे हैं, तो हमारे डायलॉग्स की वजह से, हमारे एक्सेंट की वजह से थोड़ी बहुत हंसी लोगों को आ रही थी। बट वो अच्छा पार्ट कोई अप्रिशिएट नहीं करता आपका, सब आपको आपके नेगेटिव्स दिखाते हैं। फिर एक टाइम आया कि हमने वो 10 वीडियो स्क्रैप कर दी जो हमने बनाई, और हमने एक वीडियो बनाई जिसपे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। उसका टॉपिक ये था कि लड़कियां कैसे रेडी होती हैं और लड़के कैसे रेडी होते हैं जब कहीं बाहर जाना हो। अब चैनल का नाम डिसाइड करने की बारी आई। तो चैनल का नाम क्या रखें? तो हमने ये सोचा कि जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, वो रियल लाइफ बेस्ड है। और सबकी लाइफ में हमने देखा है कि कुछ अच्छा होते होते आप प्लान कर रहे हो ना, कुछ और ही हो जाता है। वहां से ये वर्ड आया, रियलिटी इज शिट, रियल शिट। तो हमें लगा यार, ये नाम बिल्कुल कैची है, थोड़ा इंग्लिश भी है, थोड़ा देसी भी है, और लोग आराम से कैच कर लेंगे। लेकिन इस नाम के साथ भी प्रॉब्लम होने वाली थी। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे उस बारे में। बट चैनल का नाम डिसाइड हो गया रियल शिट। बट हमने जैसे तैसे करते करते रात के 11 बज गए और हमें लगा यार, आज डालें या नहीं डालें, कल डालें, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। और वो दिन था कि हमने रात को 11 बजे अपनी पहली वीडियो पब्लिक करी और दबा के लोगों को भेजी कि आप इसे शेयर करो।
प्रोसेस आगे बढ़ने लगा। यूट्यूब से ज़्यादा हमें फेसबुक पे ऑडियंस का रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलने लगा, क्योंकि उस टाइम फेसबुक बहुत ज़्यादा हाइप में था। फेसबुक पे शेयरेबिलिटी बहुत ईजी थी। उस पर एक फीचर था कि अगर आप किसी की फ़ोटो या वीडियो लाइक करते हो तो आपके फ्रेंड्स को भी दिखता है कि आपने क्या लाइक करा है। तो बट फेसबुक पे रेवेन्यू नहीं आता। तो अब एक टाइम तक हम अगर वीडियो में कोई प्रॉप यूज़ करना है या कुछ केक चाहिए, कुछ गिफ्ट चाहिए, कुछ दिखाना है, तो जेब से पैसा लगा रहे थे। और बीइंग अ स्टूडेंट हमें सिर्फ हफ्ते के 500 रुपये मिलते थे, जिसमें हमें कॉलेज भी जाना है, वहाँ पे खाना भी खाना है, दोस्तों यारों के साथ मज़े भी करने हैं, और ये जो साइड हसल हमने चालू करी थी इस पे भी ध्यान देना है। तो हमने अपने एक्सपेंसेस मैनेज करे, 10-10, 20-20, 30-30 रुपए की जो काम हमारे को एक केक का करना था वो हम 4 पेस्ट्री जोड़ के वीडियो में दिखाते थे। और घर का पुराना बचा हुआ सामान, खराब खाना अगर वीडियो में दिखाना है कि खाना पुराना हो गया है या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो घर की पुरानी चीज़ों से वो पूरी करते थे। हम चुन्नी पहन के विग लगा के खुद ही लड़कियां बन जाते थे, क्योंकि फीमेल मॉडल्स पैसे मांगती थी। तो हमारे घर वाले भी असमंजस में आ गए कि ये क्या चल रहा है, तुम सोशल मीडिया पे अपनी ऐसी इमेज डाल रहे हो, लोग क्या बोलेंगे, तुम कर क्या रहे हो, ये चीज़ चल क्या रही है, इससे पैसे कैसे बनेंगे। तो जो लोग अभी यूट्यूब या फेसबुक शुरू कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ उन सबके साथ भी कितनी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो इनिशियल डेज होते हैं जब आपकी कोई इनकम नहीं हो रही और आपके एफर्ट्स 100% जा रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट आप खुद भी खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट कहाँ है। तो हम रिजल्ट की ताक में थे, जर्नी आगे बढ़ी। हमारे 1-2 साल में पहले 5,000 फॉलोअर हुए, एक ही वीडियो से हमारे 10,000 फॉलोअर हुए। वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि हमारे 50,000, 1,00,000 फॉलोअर्स तक पहुंच गए, पर हमारी इनकम 0। अब हमें इनकम के लिए ज़्यादा सोचना था, और जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत हमने यूट्यूब से करी थी, बट अब हम फेसबुक पे वायरल हो रहे थे, पर फेसबुक रेवेन्यू नहीं देता था तब। तो हमने यूट्यूब पे वापस कंसंट्रेट करना शुरू करा। जो कंटेंट हम फेसबुक पे डाल रहे थे उसी को हमने यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू करा। यूट्यूब पे भी अच्छी एंगेजमेंट आई। जो शुरुआत हमने 40 सेकंड की वीडियो से करी थी, अब वो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ग्रो होने लगी। मार्केट एज अ होल ग्रो होने लगी, और क्रिएटर्स आ गए लाइन में जो और अच्छा काम कर रहे थे। उनको देखकर, उनसे इंस्पायर होकर, उनको कंपटीशन मान के हमने भी अपना लेवल अप करा। थोड़ा सा इनकम भी जनरेट होने लगी, हमने उसे वापस री इन्वेस्ट करा। और मुझे आज भी याद है, जब हमें लेवल अप करना था तो हमें एक DSLR कैमरा लेना था। इनकम कोई थी नहीं, घर वाले परेशान थे पड़ोसियों के तानों से, हमारे खुद के दोस्त हमारा मजाक उड़ाते थे कि तुम क्या कर रहे हो। और उस केस में हमें उनसे लेने थे 13,000 ईच, तीनों पार्टनर्स को, क्योंकि कैमरा की कॉस्ट थी 42,000 रुपीज़। और वो कैसे मिला है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो लेने का प्रोसेस, उन्हें कैमरा के लिए मनाने का प्रोसेस, घर वालों का यही होता है, यार तुम पढ़ाई के लिए, कोई कोर्स के लिए हमसे कितने ही पैसे ले लो, लेकिन इस काम के लिए जिसमें हमें इतनी बदनामी और ताने सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि घर वालों को नहीं मतलब होता आपके कितने शेयर्स आ रहे हैं, आपके कितने कमेंट्स आ रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये होता है कि मेरा बेटा एक सिक्योर और स्टेबल जॉब कर रहा है, उसके पास एक बैकअप है, उसका फ्यूचर सेफ है। और यहाँ तो हमारा प्रेजेंट ही सेफ नहीं था। खैर, जब हम जॉब कर रहे थे, हमारे पास फंड्स आने लगे, हमने 6 महीना 1 साल सरवाइव करा कि हम तीनों सेम पेज पर आ पाएँ। और हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि अगर दीपक का कॉलेज ख़त्म होने तक हमारी एक स्टेबल इनकम जनरेट हो गई तो हम ये काम फुल टाइम कर लेंगे, हम लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे। और ऐसा ही हुआ। हमारी इनकम इतनी हो गई थी जितना हम एक महीने की एवरेज जॉब से कमाते हैं। 20 से 30,000 रुपये हमारी सैलरी थी उस टाइम पे, और उतना ही हम लोग यूट्यूब से जनरेट करने लगे थे। ब्रांड्स भी हमारे पास आने लगे थे, क्योंकि फेसबुक पे जैसा मैंने बताया शेयरेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि ब्रांड गेम मार्केट, सोशल मीडिया मार्केट एज अ होल बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी। विजन था माइंड में, मज़ा आ रहा था ये काम करने में, तो हमें गिरने से कोई डर नहीं था कि अगर इस काम में फेल भी हो गए ना, जॉब एक बार मिली है दोबारा मिल जाएगी, लेकिन ये काम में अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो लाइफ सेट है, क्योंकि लाइफ में खुशी रहेगी। दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं, अपनी मन का काम कर रहे हैं, लोग इतना प्यार दे रहे हैं और पैसा भी आ रहा है। इससे बेटर सिचुएशन हो ही नहीं सकती थी। और हमारी फुल टाइम यूट्यूब जर्नी वहाँ से शुरू हुई। पर फुल टाइम जर्नी में भी ना इतनी मुश्किलें आई कि एक दौर ऐसा आया जब हमारा चैनल बंद होने की कगार पे आ गया था। तो वो कैसे हुआ
वो दीपक आपको बताया, क्योंकि अब मैं बोल बोल के थोड़ा थक गया हूँ। तो मैं दीपक को इनवाइट करूँगा स्टेज पे और वो आगे की जर्नी आपको बताए। मेरा नाम है दीपक चौहान। तो जैसा आपको शुभम ने बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल बंद होने की कगार पे आ चुका था। वो टाइम था 2021 का। उस टाइम हमारे सब्सक्राइबर्स लगभग थे 2.5 से 3 मिलियन। लेकिन मैं आपको अब थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ 2017 और 18 के टाइम पे। उस टाइम हमारे सब्सक्राइबर्स थे 1.5 मिलियंस के आसपास। वो दौर था जिसका हमने सपना सालों से देखा था। वो लाइफ अब हम जी रहे थे। अगर हम बाहर निकलते थे घर पे तो हमारी सेल्फियाँ खींचती थी। हमारी फैमिली प्राउड फील करती थी कि हाँ, हमारे बच्चों के साथ रैंडम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हमने यूट्यूब फैन फेस्ट भी एक्सपीरियंस किया है मुंबई में। वो एक्सपीरियंस मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब तुम्हारे सामने हजारों की भीड़ तुमसे ऐसे वेव करती है, हाथ मिलाने के लिए, टच करने के लिए तुम्हारे आगे ऐसे करती है, तो दैट इज अमेजिंग। और साथ ही साथ हमने दिल्ली फैन फेस्ट भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो हम वो सेलिब्रिटीज वाली लाइफ जी रहे थे। मतलब वो 3 बच्चे जिनको यूट्यूब की जर्नी के बारे में, यूट्यूब के बारे में, कैमरा फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, वो अब हीरो की तरह अपनी लाइफ जी रहे थे। उस दौर पे हम वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स की लिस्ट में आया करते थे। अब हम अपनी वीडियोस की लेंथ 3-4 मिनट से 10 मिनट तक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो हमारे फेलो क्रिएटर्स थे उन लोगों ने वो बेंचमार्क सेट करना शुरू कर दिया था। और वीडियो लेंथ स्ट्रेच करने के साथ आता है बजट, पैसा। तो जितना पैसा हम यूट्यूब से बना रहे थे, थोड़ा थोड़ा हमने री इन्वेस्ट करना शुरू करा। और उसी के साथ हमने स्टार्ट किया टीम हायर करना, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड क्रू। और वहाँ पे हमारा थोड़ा बजट स्पेंड होना शुरू हो गया। तो बेसिकली जो वीडियोस हमारी फ्री में बन जाती थी, अब उस पर लगभग 50,000, 60,000, 1 लाख हम स्पेंड करने लगे। हमको रिस्पॉन्स तो इनिशियली अच्छा मिल रहा था, बट साइड बाय साइड हम देख रहे थे जो हमारे फेलो क्रिएटर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करके बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप गेन कर रहे थे। तो देखते ही देखते रेलेवेंट रहने के लिए हमने भी और ज़्यादा पुश करना शुरू करा, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, व्यूअरशिप और गेन करने के लिए। तो हमने 1 लाख से 2 लाख लगाना शुरू करा, 3 लाख, हमने इनफैक्ट 4 लाख भी एक वीडियो पे स्पेंड किया। जब ये वाली स्टेज आ गई थी हमारी, तो हमने रियलाइज़ किया कि हम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी सेविंग्स कम हो रही हैं, वीडियोस की लेंथ बढ़ रही है, बजट बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन बिजनेस कम हो रहा है। अब हमको रियलाइज़ हुआ कि यार हमारा बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, अब हमारी अर्निंग्स बहुत कम होती जा रही हैं। साइड बाय साइड जो हमने क्रू, डायरेक्टर्स, राइटर्स को हायर किया था, उनकी सैलरी पे करने में भी हमको दिक्कतें आने लगी। और मैं आप लोग को बता दूं, हमने वीडियोस तो क्रिएट करी, लेकिन साइड बाय साइड हमने म्यूजिक वीडियोस भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बजट लगने लगा। अब साथ ही साथ ऐसा होने लगा कि जो हमारे फेलो क्रिएटर्स थे उन लोगों ने अपनी क्वालिटी और अप कर दी और व्यूअरशिप उनको ज़्यादा मिलने लगी और हमारी डाउन हो गई। तो जो ब्रांड्स हमारे ऊपर पैसा लगाती थी प्रमोशन के लिए, अब वो हमारे पास नहीं आती थी। अगर हम किसी वीडियो पे 5 लाख व्यूज़ दे रहे हैं तो फेलो क्रिएटर्स वीडियोस पे 10 लाख, 20 लाख व्यूज़ दे रहे थे। तो ब्रांड्स हमारी जगह उन क्रिएटर्स को प्रेफर करने लगी, तो हमारा बिजनेस और डाउन हो गया। तो वो यूट्यूबर्स जो अपनी लाइफ जी रहे थे लाइक ए सेलिब्रिटीज, जो बाहर सड़कों पे निकलते थे और उनके साथ लोग फोटो खिंचवाते थे, जिनके डायलॉग्स ऑल ओवर द कंट्री फेमस हो गया था। हमारा एक बहुत फेमस डायलॉग है, डरें जिम करें, जो एक टाइम पे ऑटो वालों के पीछे लिखा होता था। टी शर्ट्स पे लोगों ने प्रिंट करवा के टी शर्ट्स पहनने लगी, और वो यूट्यूबर्स अब बिजनेस वाइज बहुत डाउन जाने लगे। हमको समझ नहीं आ रहा था मार्केट में रेलिवेंट रहने के लिए हम क्या करें, ऐसा कौन सा कंटेंट प्रोड्यूस करें जिससे व्यूज आए। हमारे मन में ये भी आया कि क्या हम वीडियोस पे फेक व्यूज डलवाना शुरू करें जस्ट टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट, बट वो सोच हमारी बहुत गलत थी। हमने वो आइडिया ड्रॉप किया। तो भाई अब वो स्टेज आ चुकी थी, हमारे पीछे कुआं और आगे खाई। तो हमने सोचा यार अब कुछ तो करना पड़ेगा बॉस, मतलब वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। हमने ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाई। तो हमारे माइंड में एक आइडिया आया, यार यूट्यूब पे नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाते हैं, उससे हमारे एडसेंस का पैसा भी बढ़ेगा, व्यूअरशिप भी गेन होगी, और हो सकता है कि हमारे पास ब्रांड डील्स आना और शुरू हो जाएं। और वही हुआ। जब हमने नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाई तो हमारे थोड़े व्यूज गेन हुए और ब्रांड्स आना फिर से शुरू हो गई। अब हम थोड़ा प्रॉफिट में आने लग गए थे। तो भाई हमारा चैनल तो स्टेबल हो गया था, व्यूअरशिप भी आने लग गई थी, ब्रांड डील्स भी आने लग गई थी, और हम लोग वापस से वही लाइफ जीने लग गए थे, एंजॉय करने लग गए थे। हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल बन चुका था। लेकिन वो जर्नी भी क्या जर्नी, जिसमें अप्स एंड डाउन्स ना हो, वो स्ट्रगल ना हो। तो कोविड के दौरान एक ऐसा फेज आया जब लॉकडाउन लग चुका था, सभी लोग अपने घरों में बंद थे,
हमारा कंटेंट प्रोड्यूस करना ग्रेजुअली कम हो गया था। और हमारे चैनल के साथ स्टार्टिंग से ये रहा है कि यार अगर तुम नंबर ऑफ वीडियोस पोस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी रीच कम हो जाती है, वीडियोस रिकमेंडेशन में कम जाती है। और कोविड के दौरान हमने प्रोड्यूस भी करना कम कर दिया था, तो हमारी चैनल की रीच डाउन हो गई थी। इनफैक्ट हमने अपनी वीडियो को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे आइडिया सोचे जो हम अपने घर बैठ के प्रोड्यूस कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें और फिर कोलैब करके एक वीडियो बना के डाल सकें। बट वो हमारे लिए अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाया, उस पर व्यूज़ बहुत कम आए, क्योंकि हमारी ऑडियंस को हमें एक साथ देखना, हमारी दोस्ती को एक साथ देखकर बहुत मज़ा आता है। तो ग्रेजुअली व्यूअरशिप भी हमारी डाउन हो गई थी ड्यूरिंग कोविड। तो उस दौरान हमारी व्यूअरशिप कम हुई, हमारी चैनल की रीच गिर गई, ब्रांड डील्स कम हो गई, यूट्यूब मोनेटाइजेशन एडसेंस से भी बहुत कम पैसा आने लग गया और फिर से हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। बट हमने सोचा और आइडियाज़ पे वर्क करते हैं और कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारे माइंड में एक आइडिया आया, भाई गेमिंग इंडस्ट्री बूम मार रही है, क्यों नहीं हम लोग गेमिंग कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करें गेम्स की। फॉर एग्जाम्पल पबजी, फ्री फायर, तो हमने भी गेमिंग करना शुरू करा। बट वहाँ पर भी हमारी दाल नहीं गली, क्योंकि लोगों को हमें एज ए एक्टर देखना बहुत पसंद था, हमारी दोस्ती को देखना बहुत पसंद था। कोविड के दौरान जो हम कंटेंट रिकॉर्ड किया करते थे वीडियो कॉल के थ्रू, उस पर व्यूअरशिप हमारी इतनी गिर गई कि जहाँ हमारे 1.5 से 2 मिलियन व्यूज़ आया करते थे, उस दौरान उस पर 2 लाख, 3 लाख, इनफैक्ट 1.5 लाख तक भी हमारे व्यूज़ ड्रॉप हो चुके थे। फिर एक ऐसा टाइम आया जब लॉकडाउन खुला, तो हमने सोचा अब वापस आएंगे तो धमाके के साथ आएंगे। और हमारा माइंड इस तरीके से वर्क करा कि यार वीडियो की ना क्वालिटी फिर से अप करते हैं और वीडियो पे पैसा लगाते हैं। तो हमने प्लान किया कि ऑडियंस के लिए एक मिनी वेब सीरीज लेकर आते हैं। हमने फिर से उस पर 3 से 4 लाख रुपए लगाए और वही हुआ, हमारे व्यूज़ गेन तो कर गए, लेकिन हम इतनी वेब सीरीज कितनी बना पाते, हम लॉस में जा रहे थे। अगर हम 4-5 लाख वीडियोस में लगा रहे हैं तो उससे हमारी रिकवरी नहीं हो रही थी। और जैसा कि आपको शुभम ने बताया था कि हमें अपनी नाम चेंज करने की भी नौबत आ गई थी, तो ये वो दौरान था जहाँ पे हमने सोचा यार ये रियल शिट जो फाउल वर्ड है, उससे कहीं हमारी यूट्यूब की रीच तो किल नहीं हो रही है क्या, उससे तो हमारा वीडियोज़ के व्यूज़ ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट हमारी यूट्यूब टीम से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि यूट्यूब के बैक एंड पे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिससे वीडियो की रीच किल होती है, ऑडियंस तक नहीं पहुँचती है, सजेशंस में नहीं जाती है। तो हमने प्लान किया क्यों ना हम अपने चैनल को रीब्रांड करें। तो हमने बहुत सोचा और प्लान किया कि अपने चैनल को रियल शिट से रियल हिट कर देते हैं। हमने एस को ड्रॉप करा और रियल शिट बन गया रियल हिट। बट उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, व्यूज़ हमारे इनफैक्ट और डाउन होने लग गए थे। जब हमको रैंडम लोग स्ट्रीट से मिलते थे, वो हमसे बोलते थे यार आपने अपनी वीडियोज़ अपलोड करना बंद कर दिया है क्या, और जबकि हमने 2 दिन पहले ही नई वीडियो अपलोड की होती थी। तो हमारी व्यूअरशिप बहुत डाउन हो गई थी, हम इतने डिप्रेस हो गए थे। फिर से हम तीनों बैठते थे कमरे में, मिलते थे अपने ऑफिस में और ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि यार क्या करें ऐसा जो यूट्यूब पे हमारे चैनल को हिट दे दे। मेंटली प्रेशर जो हमने झेला है उस दौरान, हमारे माइंड में एक चीज़ आई यार, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है यूट्यूब, क्या इसे हम एज अ करियर कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो एक ऐसा टाइम आ गया था, हम तीनों ने डिसाइड किया कि अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते वो हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जहाँ पे हम पहले बहुत वायरल थे, जिस प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, वहाँ से मोनेटाइजेशन शुरू हो गई। तो हमने फिर से यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया और वहाँ से हमने अर्न करना शुरू करा। हमने एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था जहाँ पे हम रैंडम एक्टर्स को लेकर, नए क्रू को लेकर, नए कैमरामैन को लेकर कंटेंट प्रोड्यूस करते थे और अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट करना शुरू करा। तो वहाँ से हमारी अर्निंग शुरू हुई। तो फेसबुक से हमने पैसा कमाना तो शुरू कर दिया था, एक हमको मोटिवेशन तो मिल गई थी, लेकिन इसी के साथ हमारे माइंड में आया यार यूट्यूब को भी अब कंटिन्यू करते हैं, कैसे अपने कंटेंट को मोल्ड करें, कैसे यूट्यूब जर्नी को आगे लेके जाएं। तो उसी दौरान हमारे माइंड में आया लेट्स बिगिन विद रियल हिट पॉडकास्ट। तो जैसा कि आपको शुभम ने बताया कि हमारे पॉडकास्ट में हर्ष बेनीवाल, एल्विश यादव, हनी सिंह, परमीश वर्मा जैसे बड़े बड़े गेस्ट आए, वो जर्नी हमारी कैसे रही वो आपको पीयूष बताएगा। मेरा नाम पीयूष गुर्जर है और दीपक ने जैसे आपको बताया कि फेसबुक की वजह से हमारा करियर रिवाइव हुआ। जो पैसे फेसबुक से आ रहे थे उसके थ्रू जो हमारा लॉस हुआ था यूट्यूब की वीडियोस बनाते हुए, वो हमने रिकवर किया धीरे धीरे। और जो हम मंथली इनकम बना रहे थे वो अराउंड 15 से 20 हज़ार डॉलर के अराउंड हम बना रहे थे और हमारा बिजनेस काफ़ी ग्रो हुआ। तो स्पेशली हमने फेसबुक के लिए एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया जिसमें कि हमने लोग हायर करे, एक्टर्स हायर करे, कैमरामैन और एडिटर्स हायर करे,
जिसके थ्रू हम 3 मिनट की वीडियोस बनाते थे, फेसबुक पे डालते थे, जिसकी वजह से हमने जो रेवेन्यू है हमारा वो और मल्टीप्लाई करा। तो जो हमारा रेवेन्यू है वो 2-3 महीने हमारे ऐसे थे कि $30,000 भी गया, $35,000 भी गया, जिसके थ्रू हम एक नया ऑफिस भी ले पाए हमारी जर्नी में। और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि इतने सालों तक काम करने के बाद हम कुछ अपना बड़ा कर पाए, एक ऑफिस ले पाए और हमारी एक प्रॉपर टीम हुई जिसके थ्रू हम काम करना शुरू किया। दोस्तों, फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करते करते हमने एक चीज नोटिस करी कि फेसबुक अपनी पॉलिसीज काफी ज्यादा चेंज करता है एज अ प्लेटफॉर्म, जिसका फर्क सीधा हमारी इनकम पे पड़ा। और हमने फ्लक्चुएशन देखी, जहां हम $30,000 कमा रहे थे वहीं हम $15,000 पे आए, फिर हम $10,000 पे आए। तो हमने ये चीज नोटिस करी कि यार फेसबुक तो स्टेबल है ही नहीं, क्या करें। फिर हमारी लाइफ में वो पॉइंट आ गया कि कुछ ना कुछ तो स्टेबल होना चाहिए करियर में, क्योंकि हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और घर वालों से हम बिल्कुल भी पैसे नहीं मांगते थे। तो हमने काफी ज्यादा सोचा कि रिसर्च करी हमने थोड़ी कि ठीक है फेसबुक चल रहा है, चलने देते हैं, उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। हमारा इतना बड़ा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है जिसपे कि कुछ कंटेंट जा तो रहा है पर इनकम इतनी नहीं हो रही। तो हमने सोचा कि क्या करें। तो हमने रिसर्च करते करते एक चीज देखी कि एक टेबल पे 4 लोग बैठे हुए हैं और माइक लगा हुआ है उनके मुंह के आगे और वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कैसी कैसी अपने लाइफस्टाइल की, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और अपने करियर के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने क्या अचीव करा है। या फिर 3-4 दोस्त मिलके बैठ के अपने किस्से, अच्छे अच्छे किस्से याद कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट आ गया इस चीज में कि हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे का या जिसको हम जानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, इसके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। तो बस फिर हम समझ गए कि यूएस में कोई ट्रेंड चल रहा है तो वो 1 साल बाद या 2 साल बाद इंडिया में तो आएगा। तो हमने सोचा क्यों ना इंडिया में पॉडकास्ट करा जाए और अपनी जो मार्केट है उसको और फैलाया जाए और लोगों को नया एक्सपीरियंस दिया जाए कंटेंट का। तो यहां से हमारी पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट होती है, जिसमें कि हमने पॉडकास्ट पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया, जैसे कि हनी सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, एल्विश यादव जैसे क्रिएटर्स को भी बुलाया। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं कि ये पॉडकास्टिंग स्टार्ट करते हुए हमने कैसे स्ट्रगल्स फेस करे। सबसे पहले तो हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हम कोई चीज करें या ना करें। तो पहले बहुत मनमुटाव हुए कि यार ये चीज हम स्टार्ट करेंगे, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हो या आप चलो पर्सनली भी हो तो आप सोचते हो कि लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा। बट हमें ये था कि हमारे पास एक कोई वही ऑप्शन नहीं था, जैसे कि दीपक ने बोला कि आगे हुआ और पीछे खाई। तो हमें चेंज करना हमारे लिए बहुत जरूरी था, और जिससे हमने ना ये भी सीखा कि ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि भाई पॉडकास्टिंग स्टार्ट करते हैं। पॉडकास्टिंग स्टार्ट करते हमने सोच तो लिया, लेकिन फिर हमें ये लगा कि यार हम अपने चैनल पे इतने सालों से कॉमेडी वीडियोस डाले जा रहे हैं और लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे कि हम सोफे पे बैठ के बातें कर रहे हैं किसी गेस्ट के साथ, और वो हमारे चैनल को इवेंचुअली ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो हमने सोचा कि क्या नया चैनल बनाया जाए। लेकिन नए चैनल की एक डिसएडवांटेज थी कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जो हमारे फेलो क्रिएटर्स हैं, जैसे कि हर्ष बेनीवाल हो गए, एल्विश यादव हो गए, जिनका हमारे माइंड में था कि हम पहला पॉडकास्ट इनसे ही स्टार्ट करेंगे, तो हमें कंफ्यूजन थी कि यार ये छोटे चैनल में आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमने डिसीजन लिया कि यार अपने ही चैनल पे, जो हमारा 3.4 मिलियन का चैनल था उस टाइम पे, उस पे ही लोगों को बुलाएं और उनके साथ पॉडकास्ट करें। क्योंकि कोई भी क्रिएटर जो बहुत ज्यादा फेमस है उसको थोड़ी हिचक होगी आने में नए चैनल पे, क्योंकि उसको लगेगा लोग मुझे देखेंगे या नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके नाम पे पब्लिक आ जाएगी, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का रहता है कि यार नया चैनल है, नए चैनल पे जाए या ना जाए। और ठीक है, हम भी नॉन फेस थे तो हमें भी था डाउट यार कि नया चैनल चले ना चले। तो हमने उसी पे स्टार्ट किया। और पहला गेस्ट, जैसे कि सब लोगों ने देखा ही हुआ है, हमारे पहले गेस्ट हमारे बहुत खास दोस्त हर्ष बेनीवाल थे। और लकीली वो पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हम भी उसको पर्सनली खुद भी जान पाए और ऑडियंस, एज अ ऑडियंस भी अगर देखे, ऑडियंस को भी उसके बारे में नई चीजें पता चली। और हमको इस चीज ने और ज्यादा मोटिवेट किया कि इसी लाइन में ही हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम
तीनों ना स्टार्टिंग से ही थोड़े रहे हैं कि बातों में बहुत ज्यादा तेज और बातें करने में किसी से भी मतलब बातें निकलवा लेते थे। तो ये थोड़ा रहा, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब और गेस्ट लाएं। तो सबसे पहले हमने टारगेट सिर्फ यूट्यूबर्स को करा जो हमारे फेलो क्रिएटर्स थे। तो हमने पहले बुलाया हर्ष बेनीवाल को, जैसा कि आपको पता है, एल्विश यादव को बुलाया, लक्ष्य चौधरी, रूबल भाई हो गए, रूबल ढानकर। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो हमने अपनी पॉडकास्ट की जर्नी में ध्यान में रखा हमेशा, कि जो गेस्ट है ना वो एकदम कैजुअल रहे और हमारी तरह जैसे हम रहते हैं। तो हमने उसके लिए सेटअप भी थोड़ा उसी हिसाब से रखा। हमने स्टार्टिंग में बीन बैग्स रखे और माइक्स रखे। बीन बैग्स इसलिए रखे कि गेस्ट को भी थोड़ा कैजुअल फील आए, वो भी थोड़ा लेड बैक सा, और जैसे कि नेचुरल फील आती है आप जिससे आप बात करते हो डेली बेसिस पे, वैसे चीजें निकल के आए। और लोगों ने जब पहली बार देखा कि 3 लोग गेस्ट को बुला बुला के उनकी चीजें निकलवा रहे हैं, उनके सीक्रेट्स निकलवा पा रहे हैं और अलग ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जिन पे कोई नहीं करता, तो उनको काफी ज्यादा वो चीज इंटरेस्टिंग लगी। और यहाँ से हमारा जो पॉडकास्ट है वो पिकअप होने लगा और लोगों की नजरों में आने लगा। अच्छा, अभी तक इस जर्नी में ना ये चल रहा था कि हम अपने ही दोस्तों को बुला रहे थे, यूट्यूब क्रिएटर्स को बुला रहे थे, लेकिन धीरे ही धीरे हमारे माइंड में ये आया कि भाई कितना हम सिर्फ यूट्यूबर्स को बुलाएंगे। लेकिन ये रास्ता भी ना भगवान जी ने अपने आप खोल दिया। सेलिब्रिटीज के और बिजनेसमैन के हमारे पास खुद मेल्स आने लगे कि हमें भी आपके साथ पॉडकास्ट करना है, क्योंकि सबको ही ये दिखा, जनता के साथ साथ सेलिब्रिटीज को भी ये दिखा कि हाँ ये चीज ट्रेंड में आ रही है और भी ज्यादा आगे आएगी, तो क्यों ना हम भी इनके साथ पॉडकास्ट करें। तो हमारा पता नहीं लक अच्छा था क्या था, एक ऐसे सेलिब्रिटी का हमें मेल आया जिनके हम तीनों बहुत बड़े फैन रहे हैं, और आई नो ऑलमोस्ट सारा इंडिया रहा है और इंडिया से बाहर भी लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके गाने सुनते हैं, जिनका नाम है यो यो हनी सिंह। और ये जब अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई, हम अंदर ही अंदर तीनों बहुत खुश थे कि यार फाइनली ऐसा होने वाला है कि हम हनी पाजी से मिलेंगे। और ऐसा था कि हम दिल्ली में थे और जो पॉडकास्ट होना था वो बॉम्बे होना था, और हमारे पास ये भी नहीं था टाइम कि डिसाइड करें कि हम जाएं या ना जाएं। तो हमने सोचा कि यार हनी पाजी हैं यार, हम इतने सालों से उन्हें सुनते हैं, तो भाई पैसा वैसा गया ऐसी की तैसी में, बुक कराओ फ्लाइट और चलो। तो हम तीनों गए और हमारी टीम भी थी हमारे साथ। हमने वहीं पे कैमराज अरेंज करे, माइक्स अरेंज करे, कि हम पहले पहले तो डर रहे थे कि यार क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, कैसे पूछेंगे उनसे, कैसे मिलेंगे, पहले पहले यार क्या बोलेंगे, हम तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन देखते ही हम इतना ज़्यादा पॉजिटिव हुए और जो माहौल बना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था और हम लोगों में कॉन्फिडेंस आया और फाइनली जाके वो पॉडकास्ट हुआ। और उसके बाद भी हमने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, जैसे कि शुभम और दीपक ने आपको बताया, हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा, परमीश वर्मा, बी प्राक, और भी कई सारे सेलिब्रिटीज। तो दोस्तों यूट्यूबर्स के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ पॉडकास्ट करते करते ऐसा मुकाम आ गया कि जो हमने लॉसेस पिछले सालों में झेले हैं वो सब रिकवर होने लग गए और हमारी इनकम इतनी अच्छी हो गई कि आज की डेट में हम महीने के 12 से 15 लाख रुपए कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के एडसेंस से। और इसके अलावा ब्रांड डील्स जो हमारे पास आती हैं। पैसे के साथ साथ पॉडकास्ट ने हमें एक अलग ही पहचान दी है। जो हमारा करियर 2017 और 18 में था, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा नाम था, वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, अब उससे भी ज़्यादा डबल हो गया फेम हमारा। और अगर दोस्तों आपको भी अपनी जर्नी सोशल मीडिया पे स्टार्ट करनी है, आप भी एस्पायर करते हो कि मैं एक यूट्यूबर बनूं या एक इन्फ्लुएंसर बनूं, क्रिएटर बनूं, तो आपको हमारी जर्नी से ना मोटा मोटा पता लग गया होगा कि कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे अपने आप को मार्केट से अपडेट रखना है, ट्रेंड फॉलो करते रहना है, जो कि हमने भी टाइम से सीखा। तो हम चाहते हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले से ही आप ये चीज अपने माइंड में रखो और बेसिकली ना पानी की तरह रहो। जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसे अपने आप को मोल्ड हो जाओ। ऐसे मत करो कि मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूं तो वो ही बनाऊं, व्लॉगिंग करता हूं तो वो ही करूं। ये प्लीज आप इस चीज को अवॉइड करो, किसी चीज से दिल मत लगाओ, क्योंकि आपको भी अपनी क्रिएटिविटी इस चीज से पता चल रही है कि आप अगर आप पॉडकास्ट करते हो तो वो आप कितना अच्छे से कर सकते हो, व्लॉगिंग कितनी अच्छे से कर सकते हो। तो अपने आप की भी आप स्किल इस वे में बढ़ा रहे हो कि हर ट्रेंड को फॉलो करके। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक मत रहो, जैसे कि हम रहे थे पहले फेसबुक पे और यूट्यूब पे। दोनों प्लेटफॉर्म्स को या तीनों प्लेटफॉर्म्स को, जो जितने भी आपको प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं सारे कवर करो, सब पे वीडियोस डालो। कब
किसी प्लेटफॉर्म का नहीं पता कब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए और जितने आपके फॉलोअर्स हैं वो आपको बेनिफिट कर जाए मोनेटाइजेशन में भी।